नमस्कार मित्रों। आज हम सभी एक नया चैप्टर, एक नए व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम हर्षवर्धन, जो आखिरी हिंदू शासक था भारत का। उसके जीवन गाथा के बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे, जो एक बहुत ही महान शासक था और उसका राज्य लगभग पूरे भारत में था। दक्षिण में उसने विजय करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पुलकेशी ने उसे वहाँ रोक दिया था और वो अपनी महानता, अपनी दानवीरता और अपने शौरवीर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। उसने बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे। आइए हम सभी इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। प्रयाग में बहुत बड़े दान समारोह का आयोजन किया गया था। संपूर्ण भारत से लोग दान दक्षिणा पाने के लिए एकत्र थे। राजा दान दक्षिणा की सभी वस्तुओं को, यहाँ तक कि राजकोष की संपूर्ण संपत्ति और अपने शरीर के समस्त आभूषणों को जब दान दे चुका, तो एक व्यक्ति ऐसा रह गया जिसे देने के लिए उसके पास कुछ शेष नहीं था। दानार्थी बोला, राजन, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा है, मैं वापस जाता हूँ। राजा ने कहा, ठहरो, अभी मेरे वह शेष हैं जिन्हें मैंने दान में नहीं दिया है। और पास खड़ी बहन से अपना तन ढकने के लिए दूसरा वस्त्र मांगकर उसने अपना उत्तरीय उतार कर, अर्थात अपना कपड़ा उतार कर उस याचक को दे दिया। गदगद स्वर से जन समूह ने हर्ष ध्वनि की, राजा चिरंजीव हूँ, उनका यश अमर रहे आदि नारे लगाए। जन जन को अपनी दानशीलता से मुक्त करने वाला यह राजा कोई और नहीं था, बल्कि यह वही था, दानवीर हर्षवर्धन, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। 590 ईसा के ज्येष्ठ माह में रानी यशोमती के गर्भ से हर्ष का जन्म हुआ था। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के योग्य एवं प्रतापी शासक थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हुणों का बड़ी कुशलता से दमन किया था। पिता की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन गद्दी पर बैठे। इसी बीच मालवा के राजा देवगुप्त ने हर्ष की छोटी बहन राजश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। ग्रह वर्मा कन्नौज का राजा था। राजश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया और उनकी हत्या कर दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए राजवर्धन ने मालवा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में विजयी हुआ, किंतु लौटते समय बंगाल के राजा ने उसे अपने यहाँ बुलाया और अपनी बहन को सौंपने का कहा कि मैं अपनी बहन को सौंप दूंगा और इस तरह से जो है मेरा राज बच जाएगा। लेकिन वहाँ उसने बुलाया और ये वहाँ अकेले गए और वहाँ धोखे से इन्हें मार डाला। हर्ष अभी 16 वर्ष का नहीं हुआ था। भाई राजवर्धन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी हुआ और राजपाट छोड़ने को तैयार हो गया। इस पर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया और राजा बनने की साबिने प्रार्थना की। तब शीलादित्य उपनाम ग्रहण करके वर्ष 606 ईस्वी में वह कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। तो हम लोग देखते हैं कि किस नाम से वह बैठा, शीलादित्य के नाम से वो शासन पर आसीन हुआ। अब तरुण हर्ष के सामने दो काम थे, एक तो अपनी बहन को ढूंढ कर लाना, दूसरे अपने भाई के हत्यारों को दंड देना। इसके लिए उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह इस दोहरी स्थिति से अत्यधिक उद्विग्न हो गया था। इसी बीच हर्ष के कर्मचारियों ने उसे दिग्विजय के लिए प्रेरित किया। हर्ष ने पहले शशांक को परास्त किया, उसके बाद बहन राजश्री का पता लगाया, जो पति की मृत्यु से दुखी होकर जंगल में चिता में जलने जा रही थी। अपनी बहन को वह ले आया और उसे जीवन पर्यंत अपने पास रखा। इसके बाद हर्ष ने उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया और अपने राज्य में पूर्ण शांति स्थापित की। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने में वह असफल रहा, क्योंकि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय नामक राजा ने उसे नर्मदा नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। पुलकेशिन भी एक बहुत शक्तिशाली राजा था। हर्ष एक कुशल सेनापति और शूरवीर योद्धा था। नेतृत्व करने की उसमें अपूर्व क्षमता थी, जिसके बल पर उसने 30 वर्ष से अधिक समय तक शांतिपूर्वक राज्य किया। हर्ष एक प्रजा वत्सल राजा था,
प्रजा के हित के लिए उसने अनेक महान कार्य किए। हर्ष के कार्यकलापों के विषय में विशेष वर्णन चीनी यात्री हेनसांग के लेखों में मिलता है, जो 630 ईसा में भारत में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों को देखने तथा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को लेने आया था। हर्ष के समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत भव्य युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हर्ष धार्मिक विषय में उदार और विद्या प्रेमी था। प्रयाग की सभा में वह सभी वर्णों, जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोगों को निष्पक्ष होकर दान देता था। बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ सूर्य और शिव की मूर्तियों का भी सम्मान करता था। वह बड़ा ही योग्य शासक था और एक तरह से कह सकते हैं सभी लोगों को मिला के चलने में उसमें भावना थी। वह सभी का सम्मान करता था, सभी संप्रदायों का बहुत ही आदर करता था, किसी को छोटा बड़ा वह नहीं मानता था और सभी को बराबर संरक्षण प्रदान करता था, जिसके कारण उसके राज में सारे लोग बहुत ही अच्छे से रहते थे। सभी लोग बहुत ही खुशीपूर्वक रहते थे। उसके अपने बहुत सारे नियम थे। उस आधारों पे किसी से कोई भेदभाव नहीं करता था, लेकिन जब कोई गलत काम करता तो उसको उसी के हिसाब से वह सजा जरूर देता था, जिससे कि राज्य में शासन व्यवस्था बहुत अच्छे से बनी रहती थी और लोग उसके राज में सुखपूर्वक रहते थे। हर्ष के समय में भारत को अपने इतिहास का एक भव्य युग तो मिला ही, साथ में वह बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ सूर्यों की सूक्ष्म मूर्तियों का भी सम्मान करता था। वह इतना बड़ा दानी था जिसका हमने उल्लेख पहले भी किया है, आगे भी अभी कर रहे हैं। इधर सामग्री के अतिरिक्त सब कुछ दान दे देता था। उसने नगरों तथा गाँव के राजमार्गों पर धर्मशालाएं बनवाई, जिनमें भोजन और चिकित्सा का उचित प्रबंध किया गया था। हर्ष स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों का आश्रयदाता भी था। बाणभट्ट एक बहुत बड़े कवि थे जो हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्ष के काव्य कौशल, ज्ञान और उनकी मौलिकता की भूरी प्रशंसा की है। हर्ष ने संस्कृत भाषा में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे, साथ ही एक व्याकरण ग्रंथ की रचना भी की। प्राचीन भारत की साहित्यिक समालोचना में हर्ष को उच्च श्रेणी का कवि माना जाता है। उन रचनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य निबंध हैं जितनी रचना का श्रेय हर्ष को ही दिया जाता है। हर सरकारी जमीन की आय का एक चतुर्थांश अर्थात 1/4 भाग विद्वानों को पुरस्कृत करने में और दूसरा 1/4 भाग विभिन्न संप्रदायों को दान देने में खर्च होता था। विद्वान कवियों के अतिरिक्त अच्छे धर्म प्रचारक भी उसकी राज्यसभा की शोभा बढ़ाते थे। इनमें सागरमती, प्रज्ञारश्मि, सिंहरश्मि और हिंसांग आदि प्रमुख थे। हर्ष की नीति अहिंसावादी थी। वह हिंसा पे विश्वास नहीं करता था। उसने अब राज्य में सर्वत मांसाहार का निषेध कर दिया था। उसने जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी तथा कठोर दंड का प्रावधान कर दिया था। हर्ष के समय में वास्तुकला, शिल्प निर्माण गृह निर्माण के अतिरिक्त विविध कलाओं में भी भारत बहुत उन्नत था। हिंसांग ने उस काल के नाना प्रकार के वस्त्रों का विशेष उल्लेख किया है। नगरों में कन्नौज, प्रयाग, मथुरा, थानेश्वर, हरिद्वार, रामपुर, पीलीभीत, अयोध्या, कौशाम्बी, वाराणसी, रंगपुर आदि विशेष रूप से समृद्ध एवं विकसित थे। ये नगर स्तूपों, विहारों, मंदिरों, अतिथि भवन, धर्मशालाओं एवं सब प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण थे। हर्ष के शासन काल में भारत का आंतरिक शासन बहुत ही सुव्यवस्थित हो गया था, जिसके फलस्वरूप विद्या, व्यापार, संस्कृति, कला आदि क्षेत्रों में बहुमुखी विकास हुआ और पड़ोसी देशों में भी इसका ऐसा प्रभाव पड़ा। युवा लोग भारत के विवेक और संस्कृति का केंद्र मानकर अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के लिए इस पूर्ण भूमि की शरण में आए। हर्ष बहुमुखी प्रतिभा और विलक्षण चरित्र के कारण एक साथ ही राजा, कवि, योद्धा, विद्वान, राजर्षि और साधु स्वभाव के थे। बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा कर चीन लौटते समय हिंसांग ने कहा था, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया किंतु भारत जैसा कोई देश नहीं मिला। भारत वास्तव में महान देश है।
और उसकी महत्ता का मूल उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक के कारण ही है। इस तरह से हमने देखा कि हर्ष एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बहुत कम उम्र में ही शासन का बागडोर संभाल लिया। उसने 4 चीज़ें का निर्णय किया था अपने जीवन में क्या करना है। एक तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना, दूसरी अपनी बहन को खोजना, तीसरा राज की व्यवस्था अच्छी करनी और शासन व्यवस्था अच्छा करना और शांति प्रियता लाना। आइए इस विषय पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। यहाँ जो प्रश्न है इसको आप देखिए और पढ़ने का मन बनाइए, साथ में इसको अपने कॉपी पे उल्लेख कर लीजिए। दूसरा प्रश्न, हर्ष के दान से संबंधित किसी घटना का उल्लेख कीजिए। तो इसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, इसको आप देख के दोबारा सुन लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, हर्षकालीन भारत का वर्णन कीजिए। तो यह अपने समय का एक बहुत ही भव्य युग है जिसे हम स्वर्ण युग भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ह्वेनसांग ने हर्ष की प्रशंसा में क्या कहा था? ह्वेनसांग ने कहा, अनेक राजाओं के संपर्क में आया किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं और इसी कारण भारत एक महान देश बना क्योंकि उसके यहाँ हर्ष जैसा शासक था। 5वां प्रश्न, कैसे पता चला कि हर्ष की नीति अहिंसावादी थी? क्यों? इससे पता चलता है कि उसने पूरे राज्य में मांसाहार का निषेध कर दिया और जीव हिंसा पर रोक लगा दी तथा कोई भी जीव हिंसा नहीं कर सकता और उसके राज्य में वध निषेध था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नया वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो के नीचे देखने के बाद कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट जरूर कर दीजिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।